अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। BSN फर्स्ट सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का 5th यूनिट है वाइटल साइन, और आज का हमारा लेक्चर वाइटल साइन के ऊपर होने जा रहा है। और आज के इस लेक्चर में हम 5वें यूनिट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, जो आपको हॉस्पिटल में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा ड्यूरिंग योर BSN जर्नी, और उसके बाद जब आप क्लिनिकल पे जाओगे तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी वाइटल साइन वाले चैप्टर से। अगर ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से लेते हो तो आपको सारा जितनी भी डिटेल्स हैं वाइटल साइन की, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो उनके फैक्ट्स होते हैं, वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, आज हमारा यूनिट है वाइटल साइंस। ठीक है, वाइटल साइंस में हमने लर्निंग आउटकम्स हमारे ये हैं कि हमने वाइटल साइन को डिफाइन करना है। उसके अलावा वाइटल साइन के रिलेटेड जो टर्म्स है उसके ऊपर हमने बात करनी है। फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। आज के इस लेक्चर में हमने आपको ये चीज़ पढ़ानी है, ये चीज़ पढ़ानी है, और आपके टेम्परेचर के ऊपर बात करनी है। और ये डिटेल में बात होगी फंडामेंटल नर्सिंग की जो आपकी कूजियर वाली बुक है, उसी के बेस के ऊपर ये किताब जो है ऑर्गेनाइज की गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, इंट्रोडक्शन टू वाइटल साइन इन नर्सिंग क्या है। अब बेसिकली वाइटल साइन होते क्या हैं। आप जब भी हॉस्पिटल में जाते हो तो सबसे पहले आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, आपका रेट, रेस्पिरेशन चेक की जाती है। ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। इनकी बेसिस के ऊपर आपको असेस किया जाता है कि आपको क्या मसला है। जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको जस्ट देख के आपको ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि आपको कौन सी बीमारी है या आपको क्या मसला है। उस चीज़ को जानने के लिए हमें वाइटल साइन चेक करने पड़ते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, दीज आर द वाइटल साइंस। अब हम बात करते हैं वाइटल साइन की डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस के बारे में। तो वाइटल साइन बेसिकली आर द पैरामीटर्स टू असेस योर हेल्थ स्टेटस, जिसमें ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ये 4 वाइटल साइन आपके शामिल हैं। लेकिन आपकी जो वेटरन एडमिनिस्ट्रेशन है और अमेरिकन पेन सोसाइटी है, ये कहती है कि आपका जो पेन है वो भी वाइटल साइन है, और पेन को हम 5th वाइटल साइन कहते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है, जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो हम उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करते हैं। अगर उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से 100 है, देन वो एक नॉर्मल पेशेंट है, उसकी सेचुरेशन नॉर्मल है। ठीक है, इन द सेम वे आपका जो डेफिनेशन है वाइटल साइन की, वाइटल साइन क्या है कि वाइटल साइन आर द मेजरमेंट्स ऑफ बॉडी बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। अब बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या हैं? बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ये हैं कि आप सांस ले रहे हो, ये आपका एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। आपका हार्ट बीट कर रहा है, ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। आप जो है मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। आप डाइजेशन कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, एक्सक्रीशन कर रहे हो, ये आपका बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। मतलब आपकी बॉडी को काम करने के लिए कौन से बेसिक फंक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं, ये आपकी बॉडी परफॉर्म करती है। तो जितने भी आपके बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उसको मेजर किया जाता है वाइटल साइन के जरिए, ताकि आपके हेल्थ स्टेटस को, ये जो आपका हेल्थ स्टेटस है उसको हम असेस कर सकें। अब इसकी डेफिनेशन आप देखें, आपको इजीली रिमेंबर हो जाएगा कि जितने भी हमारे फंक्शंस हैं बेसिक, हम उसको असेस करने के लिए वाइटल साइन यूज करते हैं। वाइटल साइन क्या है? वाइटल साइंस आर द मेजरमेंट्स। ठीक है, मेजरमेंट्स हैं, वाइटल साइन आर द मेजरमेंट्स of the body basic physiological functions essential for assessing patient general health status। मीन्स के पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को मेजर करने के लिए हम वाइटल साइन यूज करते हैं। उसके बाद टर्म्स रिलेटेड टू वाइटल साइन क्या है? ठीक है, सबसे पहले टेम्परेचर है, मैंने आपको बताया टेम्परेचर, पल्स, प्रेशर, रेस्पिरेशन। आपने इस तरह से याद करना है, टेम्परेचर, पल्स, प्रेशर, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर, पल्स, प्रेशर, रेस्पिरेशन, पेन और ऑक्सीजन सेचुरेशन। ठीक है, अब पहला हमारा जो वाइटल साइन है वो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो बॉडी हीट प्रोड्यूस भी करती है और हीट लॉस भी करती है। अब इसमें जो बैलेंस है, मतलब आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है, कैसे प्रोड्यूस हो रही है? मैंने खाना खाया, मेटाबॉलिज्म हुआ, हीट गर्म हो, बॉडी गर्म होगी, हीट प्रोड्यूस हो गई। मैं बाहर गया सर्दी में या मैं गर्मी में भी बाहर गया, वहाँ पे क्या होगा? मेरी हीट रेडिएट हो गई, बाहर होना शुरू हो गई। मैंने वहाँ पे जाके मेरी एवोपरेशन हुई। ठीक है, मेरे ऊपर से अगर मैं स्वेटिंग कर रहा हूँ तो वहाँ से वो सारा एवोपरेशन हुई, तो क्या हुआ? हीट लॉस हो गई। हीट प्रोड्यूस हो रही है और हीट लॉस हो रही है। इन दोनों चीज़ों के दरमियान जो बैलेंस है हम उसको टेम्परेचर कहते हैं। अब टेम्परेचर क्या कह रहे हैं? डिग्री ऑफ हीट मेंटेन्ड बाय द बॉडी। ठीक है, बॉडी जो है वो कैसे मेंटेन करती है बॉडी हीट को, कि आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है और हीट लॉस हो रही है। अब टेम्परेचर क्या है? द डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी, इट रिफ्लेक्ट्स द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोड्यूस एंड हीट लॉस, जैसे मैंने आपको बताया। अब इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले है पायरेक्सिया। ठीक है, पायरेक्सिया या फीवर, जिसे हम कहते हैं कि आपका जो टेम्परेचर है, अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर से, अब नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? आप लोगों को बोलेंगे सर नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? तो नॉर्मल टेम्परेचर क्या है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर आपका ये टेम्परेचर है और इससे अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, देन इसका मतलब ये है कि आपका जो टेम्परेचर है
वो आपको बुखार है, ठीक है। अब हाइपोथर्मिया, हाइपो से मुराद ये होता है, हाइपो से मुराद होता है कम, ठीक है। हाइपोथर्मिया मतलब नॉर्मली लो बॉडी टेम्परेचर, हाइपरथर्मिया एक्सेसिवली हाई बॉडी टेम्परेचर। अब यहाँ पे दो चीज़ आती है कि पायरेक्सिया और हाइपोथर्मिया क्या फ़र्क है। पायरेक्सिया जो है वो एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर है, मतलब आपका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बट हाइपरथर्मिया में, मिसाल मैं दे रहा हूँ, आपको बुखार है ना, ठीक है, आपको बुखार है तो आपका जो टेम्परेचर है वो 104 होगा, 103 होगा, 102 होगा। बट अगर आपका टेम्परेचर जो है वो 106 हो गया, 107 हो गया, 108 हो गया, ठीक है, किसी भी क्रोनिक कंडीशन में, तो तब आपका क्या होगा कि आपका जो टेम्परेचर है हम उसको कहेंगे हाइपरथर्मिया, कि आपका एक्सेसिवली जो है हाई बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। उसके बाद है पल्स। अब पल्स का आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना है। पल्स क्या होती है, मैंने अपने हाथ पे ऐसे हाथ लगाया, ये इसे हम कहते हैं रेडियल पल्स। मैंने यहाँ पे ऐसे 2 उंगलियाँ रखी, ये 2 उंगलियाँ मैंने यहाँ पे हाथ लगाया ऐसे, ये अंगूठे के साथ यहाँ पे हमें फील होती है, ठीक है, पल्स। या मैंने इसको हाथ लगाया तो क्या हो रहा है कि ब्लड जैसे गुजरता है तो जो हमारी आर्टरी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और रिलैक्स हो रही है, एक्सपैंड हो रही है और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। देखें ये एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या है, दिस इज द पल्स। अब पल्स कहाँ से आती है, ये मेरा हार्ट है, जब ये हार्ट बीट करेगा, एक बीट किया, ब्लड प्रेशर आया, यहाँ से आया, वो क्या हो गया, एक्सपैंड हो गई। ब्लड नॉर्मल हुआ, वो जो है कंस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। दिस इज द पल्स। अब पल्स क्या है, आप इसको देखें कि पल्स क्या है। पल्स इज बेसिकली, ठीक है, पल्स क्या है कि द रिदमिक, रिदमिक मतलब है कि हमारा हार्ट ऐसे पंप कर रहा है, रिदमिक, रिदम है, रिदमिक एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ एन आर्टरी विद ईच हार्ट बीट, रेडियल आर्टरी, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ आर्टरी विद ईच हार्ट बीट इज कॉल्ड पल्स। अब पल्स आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए, पल्स और हार्ट रेट इज द सेम थिंग, पल्स और हार्ट रेट इज द सेम थिंग। उसके बाद है टैकीकार्डिया, क्या होता है, ठीक है, मैं इसको मिटा लेता हूँ। व्हाट इज टैकीकार्डिया, व्हाट इज ब्रेडिकार्डिया, व्हाट इज एरिथमिया। अब आपने याद कैसे रखना है, अगर आपने इसको सुन लिया तो अगर आप इसको आप कभी नहीं भूलोगे टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया क्या होता है। टैकी से आपने याद रखना है, ठीक है, टैकी से आपने याद रखना है टैक। टैक आजकल आपको पता है टैक की जितनी कंपनीज हैं उनके रेट बहुत हाई हैं और उनकी जो इनकम है वो भी बहुत हाई होती है, ठीक है। इन द सेम वे ब्रेड, ब्रेड होता है आपको पता है ब्रेड एंड बटर, जो हम रोटी लेते हैं वो सस्ती है आजकल, वैसे भी सस्ती हो गई है, मरियम नवाज वैसे भी सस्ती कर दी हुई है रोटी को। तो टैकीकार्डिया का मतलब ये है कि आपका जो पल्स है, जो आपका रेट है, पल्स का रेट जो है वो 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा होगा, दैट इज टैकीकार्डिया। मैंने आपको बताया ना, ज़्यादा टैक ज़्यादा, ब्रेडिकार्डिया सस्ती चीज़, ठीक है। आपका जो ब्लड रेट है, हार्ट रेट है, वो आपका 60 बीट्स पर मिनट से कम होगा इन एडल्ट्स। अब आप लोगों को बोले सर नॉर्मल क्या है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल आपका 72 बीट्स पर मिनट है, ठीक है। आपका नॉर्मल क्या है, 72 बीट्स पर मिनट। इन द सेम वे आपका एरिथमिया, ए से मुराद है इरेगुलर, ए से मुराद क्या है, इरेगुलर, इरेगुलर हार्ट रिदम। जो बच्चे होते हैं ना पीड्स वार्ड में, जब आप ड्यूटी करोगे, जब आप क्लिनिकल करोगे, तो जब पीड्स वार्ड में आप जाते हो तो बच्चे होते हैं उनका कभी रेट 120 हो रहा होगा, कभी 100 हो रहा होगा, कभी 80 हो रहा होगा, तो वो बड़ा एक इरेगुलर उसकी जो ब्रीथिंग है वो हो रही होती है, ठीक है, या जो उनका ये रेट होता है हार्ट रेट, तो दैट इज एरिथमिया, ठीक है, इरेगुलर हार्ट ब्रीथिंग, हार्ट रिदम, ठीक है। उसके बाद है रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन आपको पता है, सिंपली आपने याद रखना है इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इंक्लूड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड ब्रीथिंग, इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग कंसिस्टिंग ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बताया टैक से आपने याद रखना है हाई, ब्रेड से आपने याद रखना है कम। अब टैक क्या है, टैकीपीनिया, पीनिया आपने पता है रेस्पिरेशन है, आपने याद रखना है पीनिया, टैकीपीनिया अब नॉर्मली फास्ट ब्रीथिंग, बीट्स से ज़्यादा अगर आप दफ़ा सांस से ले रहे हो, एक मिनट में 20 से ज़्यादा आप सांस ले रहे हो, दैट इज़ टैकीपीनिया। ब्रेडिपीनिया 12 से आप कम ले रहे हो। अब आप यहाँ पे सोचोगे, आपको मैंने नॉर्मल वैल्यू यहाँ पे बता दी हुई है, बता क्या दी है कि 12 से 20 जो है वो नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है, 12 से 20 जो है वो नॉर्मल वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, ए कहते हैं अब्सेंस, ठीक है, ए कहते हैं अब्सेंस, अब्सेंस या सिजेशन। अब टेम्परेरी सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग इज एपनिया, एपनिया, ठीक है। अगर ये होगी तो जो पेशेंट है वो डेड भी हो सकता है अगर उसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए। उसके बाद है ब्लड प्रेशर। अब देखें यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जो मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको भूलेंगे ही नहीं अगर आपने ये लेक्चर सुन लिया। ब्लड प्रेशर क्या है कि आपका जो लाइक हार्ट ने पंप किया ब्लड को,
ब्लड मेरी आर्टरीज में आ गया। अब आर्टरीज क्या है, पाइप है, ठीक है, पाइप में आ गया ब्लड। अब ब्लड पाइप में आया तो ब्लड जो है वो अपनी जो ब्लड है वो अपनी फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रहा है पाइप के ऊपर। ब्लड आया, ब्लड आके धड़म फोर्स एक्सर्ट कर दी ब्लड ने आर्टरी वाले पाइप के ऊपर। तो जो उसने फोर्स एक्सर्ट की है दैट इज द प्रेशर। ब्लड ने जो फोर्स आर्टरी के ऊपर एक्सर्ट कर दी दैट इज ब्लड प्रेशर। अब आपको पता है ब्लड प्रेशर, प्रेशर आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा कि प्रेशर क्या होता है, F इक्वल टू P इक्वल टू आई थिंक FA होता है, इस तरह से कुछ होता है, ठीक है, जिसमें आपका प्रेशर और जो फोर्स है वो सेम होती है। अब आपने क्या याद रखना है, अब आपने भूलेंगे नहीं कभी कि फोर्स ऑफ ब्लड प्रेशर, द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट आर्टरियल वॉल्स ड्यूरिंग हार्ट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कि जब हार्ट ने कंट्रैक्ट किया ब्लड जोर से आया, हार्ट ने रिलैक्स किया ब्लड स्लो होगा आर्टरीज के अंदर हमारे जो पाइप्स हैं। अब आप यहाँ पे इस चीज़ को नोट करें कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायसिस्टोलिक प्रेशर, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, अगर मैं आपको जो बताऊंगा तो आपने इसको हमेशा याद रखेगा, भूलेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, भूलेगा तो नहीं ना। अब क्या है कि सिस्टोलिक, आपको पता है कि अगर घर में एक बहन हो तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, सिस ज़्यादा, डायसिस दो बहनें वैल्यू कम हो गई है, दोनों की इंपॉर्टेंस आधी आधी हो गई है ना। तो क्या होगा कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होगा, वो हाई होगा, डायसिस्टोलिक प्रेशर आपका रिलैक्सेशन फेज होगा, कम होगा। अब सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, नॉर्मल 120 होता है और डायस्टोलिक होता है 80, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, द प्रेशर ड्यूरिंग कंट्रैक्शन, अब ज़्यादा कब होगा, जब ब्लड कंट्रैक्ट कर रहा है, कंट्रैक्शन में ज़्यादा हो गया। उसके बाद कम कब होगा, जब ब्लड रिलैक्स कर रहा है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120, डायस्टोलिक प्रेशर 80, सिस ज़्यादा इंपॉर्टेंस, दो सिस्टर्स कम इंपॉर्टेंस। हाइपरटेंशन क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 120 से भी ऊपर चला गया, ठीक है, 120 से ऊपर गया दैट इज हाइपरटेंशन। अगर 80 से भी कम चला गया हाइपोटेंशन। अब क्या है कि अब हाइपरटेंशन क्या होता है कि अगर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 140 से 90 है और हाइपोटेंशन में क्या है कि आप 90 to 60 आपको हाइपोटेंशन है। उसके बाद है ऑक्सीजन सैचुरेशन। ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होती है, मैंने आपको बताया कोरोना के दौरान, जब कोरोना था तो ऑक्सीजन सैचुरेशन की बेस के ऊपर भी ये एनालाइज किया जाता था कि आपको कोरोना वायरस है या नहीं है, क्योंकि जिसकी सैचुरेशन 95 से कम है तो उसका कोई ना कोई रीज़न है, उसको कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई इशू है। अब जो सैचुरेशन है, सैचुरेशन बेसिकली समथिंग के 95 से ठीक है 100 अगर आपकी सैचुरेशन आती है, जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे ऑक्सीमीटर होता है, ठीक है, ऑक्सीमीटर होता है जहाँ पे आप जाके सैचुरेशन भी चेक कर सकते हो। तो अगर 95 to 100 आ रही है तो दैट इज नॉर्मल, अगर इससे कम होती है तो फिर भी मसला है, अगर इससे ज़्यादा होती है फिर भी मसला है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेन, ठीक है। अब पेन जो है वो आपका, मैंने आपको बताया था कि पेन जो है वो आपका 5th वाइटल साइन है, और ये मैं आपको बता रहा था कि इज अ सब्जेक्टिव मेजर ऑफ डिस्कम्फर्ट और स्ट्रेस और डिस्ट्रेस। अब सब्जेक्ट जो है आपने हमेशा याद रखना है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में क्या फर्क होता है। सब्जेक्ट, आप नर्स हैं या डॉक्टर हैं, मैं आपका पेशेंट हूँ, आई एम योर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्टिव मेजर मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मुझे पेन है, आप नहीं देख के बता सकते कि मुझे पेन है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे पेन है, इसका मतलब ये कि सब्जेक्टिव मेजर है, ठीक है। अगर आप मुझे बता दो ना आपके पास 80 है, 20 है, 100 है, दैट इज ऑब्जेक्टिव मेजर, आप मुझे बता रहे हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आई एम सब्जेक्ट, मैं बता रहा हूँ सब्जेक्टिव। अब क्या है कि सब्जेक्टिव मेजर ऑफ डिस्कम्फर्ट और स्ट्रेस, ठीक है, इसको यहां से करते हैं। अच्छा, सब्जेक्टिव मेजर ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड स्ट्रेस, पेन इज कॉमनली एक्सेस्ड ड्यूरिंग स्केल न्यूमेरिक रेटिंग स्केल। अब ये स्केल क्या होता है, ये स्केल आपको बताता है कि आपको पेन कितना है। अगर स्केल के ऊपर वैल्यू है 0 इसका मतलब नो पेन, अगर वैल्यू 1 से 3 है इसका मतलब ये है कि आपको माइल्ड पेन है, अगर 3 से 6 है इसका मतलब ये है कि आपको मॉडरेट पेन है, अगर आपकी वैल्यू जो है वो 7 से 10 है इसका मतलब है आपको एक्सट्रीम किस्म का पेन है, ठीक है, ये आपका स्केल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पर्पस ऑफ वाइटल साइन। पर्पस ऑफ वाइटल साइन में ये है कि आप क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस चेक कर सकते हो, ठीक है। अब जो आपके वाइटल साइन है वो आपने प्रॉपरली साइंटिफिकली थॉटफुली असेसमेंट करनी चाहिए, मतलब आपने जस्ट देखना नहीं है, प्रॉपरली हमें उसको असेस करना है। आपने डिजिटल पल्स ऑक्सीमीटर लगा लिया, आपने प्रॉपर उसको असेस किया पूरे टाइम में। उसके बाद आपने जो अपने जो आपकी वैल्यूज हैं आपने उसके प्रीवियस रिकॉर्ड के साथ कंफर्म किया। अगर उसमें मिसाल के तौर पर आपका प्रीवियस रिकॉर्ड 98 96 का चल रहा है, 98 और 99 फ़ारेनहाइट का चल रहा है टेम्परेचर का, तो एक डायरेक्ट अचानक अगर 104 आ गया इसका मतलब ये कि आपकी जो वाइटल साइन की असेसमेंट है वो शायद गलत हो सकती है। तो आपने उसको प्रीवियस रिकॉर्ड के साथ कंफर्म करके अपनी जो आपकी असेसमेंट है उसको आपने वैलिडेट करना है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आपने अब नर्सिस को पता होता है कि उन्होंने कब जो है कब और कितनी दफ़ा वाइटल साइन चेक करने हैं,
या कुछ सेटअप के अंदर पॉलिसीज होते हैं कि उन्होंने वाइटल चेक करने ही करने हैं, आप फिजिशियन के ऑर्डर के ऊपर वाइटल चेक कर सकते हो। और इसके अलावा जब पेशेंट को रिक्वायर होते हैं वाइटल तब भी आप उसको चेक कर सकते हो। मिसाल के तौर पर पेशेंट अगर डिस्ट्रेस में है, पेशेंट को फील हो रहा है या कॉम्प्लिकेशंस हो रही है कोई, तब आपने वाइटल चेक करने हैं। उसके बाद डेलीगेशन का मतलब होता है कि आपने अपनी जिम्मेदारी किसी दूसरे को दे दी। अब डेलीगेशन ऑफ वाइटल क्या होती है कि पहली वाइटल की डेलीगेशन ये है कि आप बस कोई सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट है, CNA है, आपने उसको कह दिया कि बेटा आप जाके वाइटल चेक करो। क्या ये क्या हो गया? अनलाइसेंस्ड असिस्टेंट पर्सनल को आपने क्या कहा? वाइटल चेक करो। उसके बाद नर्स मस्ट असेस द पेशेंट फर्स्ट टू इंश्योर द स्टेबिलिटी बिफोर डेलीगेटिंग। आपने खुद पेशेंट को देखना है कि अगर वो स्टेबल है या नहीं है। अगर इमरजेंसी की कंडीशन है या कोई तरह की सिचुएशन है तो आपने बाय योरसेल्फ वाइटल चेक करने हैं। अगर स्टेबल है या वो क्रोनिक लील है, या स्टेबल है या क्रोनिक लील है, मतलब ये एक्सट्रीम, या स्टेबल है या क्रोनिक लील है, तो आप उसके वाइटल जो है वो आप किसी असिस्टेंट से करवा सकते हो। ठीक है। उसके बाद कब आपने चेक करना है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका एडमिशन है तब आपने चेक करना है। आपको सर्जरी आपकी हुई, पेशेंट की हुई, तब आपने वाइटल चेक करने हैं। सर्जरी से पहले वाइटल, सर्जरी के बाद वाइटल, मेडिकेशन देने से पहले वाइटल, मेडिकेशन देने के बाद वाइटल, ये सारे टाइम होते हैं जब आपने वाइटल चेक करने होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। ये आपने खुद एक दफा रीड करना, आपको सारा हो जाएगा। उसके बाद बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर मैंने आपको बताया कि बॉडी टेम्परेचर क्या है, ये आपका हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के अंदर बैलेंस है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो टाइप के बॉडी टेम्परेचर होते हैं, कोर बॉडी टेम्परेचर और सरफेस बॉडी टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर में आपकी एब्डोमिनल कैविटी और आपकी पेल्विक कैविटी, बात समझें, ये आपके लंग्स यहां तक आ गए, इसके नीचे आपकी एब्डोमिनल कैविटी शुरू हो रही है और इससे नीचे आपकी पेल्विक कैविटी शुरू हो रही है। तो ये जो कैविटीज हैं जो कि बिल्कुल सेंटर में है बॉडी के, तो इनका टेम्परेचर जो है वो तकरीबन कांस्टेंट रहता है। जो आपकी पेरिफेरी है, मेरे हाथ, ये सारा कुछ, ये आपकी पेरिफेरी, ये आपकी सरफेस है, ये जगह आपकी सरफेस है। यहां आपका टेम्परेचर जो है ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। आप सर्दी में हो तो आपको सर्दी लगेगी, आप गर्मी में हो तो आपको गर्मी लगेगी। बट ये जो टेम्परेचर ना इस जगह का, ये हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। तो सरफेस बॉडी टेम्परेचर और कोर बॉडी टेम्परेचर, ये आपने एक दफा देख लिया। हीट बैलेंस क्या, क्या आपने जो हीट प्रोड्यूस की है और हीट लॉस किया बॉडी ने, इसके दरमियान अगर बैलेंस है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सिस्टम है वो ओवरऑल सही काम कर रहा है। और उस बैलेंस में कोई इरेगुलरिटी आती है तो आपको या तो हाइपोथर्मिया हो जाएगा, लो बॉडी टेम्परेचर, या आपको प्रेक्सिया हो जाएगा, हाई बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग द हीट प्रोडक्शन। कौन से फैक्टर है? बेसिक मेटाबॉलिक रेट। अभी मैं ऐसे सो जाता हूं, कुछ भी नहीं करता, तो मैं एट रेस्ट हूं। इस टाइम के ऊपर मेरे जो लंग्स काम कर रहे हैं, मेरा जो हार्ट काम कर रहा है, मेरा जो सांस में ले रहा हूं, ये जो मेरे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, ये सारे परफॉर्म हो रहे हैं, चाहे मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं लेक्चर भी नहीं पढ़ा रहा। तो यहां पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू परफॉर्म माय बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है। ये आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट है। मैंने बिल्कुल कंसेप्ट आपको दे दिया। अब क्या है कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट अगर आपका ज्यादा है तो आपकी क्या होगी? हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगी। अब ज्यादा कैसे होगा? अगर एक इंसान का जिस्म बड़ा है, एक इंसान का कद 7 फुट है तो उसका बेसिक मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा। एक इंसान का कद 5 फुट है, उसका बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम होगा। ठीक है। डिपेंड करता है, हर पर्सन का अलग होता है। वैसे एवरेज जो है, जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन रखने के लिए कैलोरीज जो रिक्वायर्ड होती हैं वो 1300, 1200, 1400 इतनी होती हैं। आपको टोटल जो पूरे दिन में चाहिए होती है तकरीबन 2000 है, और 1500 तो वैसे ही खर्च हो रही है आपकी सांस लेने में, आपके हार्ट काम करना है। 1500 तो ये खा रहे हैं। 500 की आपने एक्सरसाइज करके पतला हो जाना, बट मैं नहीं हो रहा पतला ना, 500 भी खर्च नहीं कर रहा है। ठीक है। उसके बाद ये कि मसल एक्टिविटी, अगर आपकी मसल एक्टिविटी ज्यादा है, आप जिम शिम करते हो, तो फिर आपका जो हीट प्रोडक्शन है वो ज्यादा होगी। थायरॉक्सिन आउटपुट, जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ना, ये आपका एक तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है। ठीक है। हीट प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, ओवरऑल जो अफेक्ट करता है ताकि आपकी जो हीट है वो इंक्रीज हो जाए। तो थायरॉक्सिन जो है वो आपकी मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, मेटाबॉलिज्म से आपकी हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद आपका आ जाता है फीवर, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन। अब एपिनेफ्रिन को हम एल्डोस्टेरोन भी कहते हैं। ठीक है। एल्डोस्टेरोन नहीं, हम एपिनेफ्रिन को एड्रेनालिन भी कहते हैं। ठीक है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के ऊपर जो हार्मोन, जो आपके ग्लैंड्स हैं वो सिक्रेट करते हैं एड्रेनालिन। एड्रेनालिन क्या करता है? आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। एड्रेनालिन RED, रेड ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। इस तरह से आपको भूलेगा नहीं। एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, मैं आपको बता देता हूं, ARED। अब ये आपने इस तरह से याद रखना है। रेड का मतलब है ब्लड प्रेशर, ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, फीवर में भी आपका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हीट लॉस कैसे करेंगे? अगर आप इंफ्रारेड कैमरा ले आए, और इसी वीडियो, मेरा इंफ्रारेड, मैं आपके सामने लाइव बैठा हूं, ठीक है, आप इंफ्रारेड कैमरा लेके आके मुझे देखते हैं तो मैं लाल नजर आऊंगा।
क्या नजर आऊंगा, लाल लाल, ठीक है, लाल पीला नजर आऊंगा। तो वो क्या होती है, जो मैं इस टाइम बैठ के हीट को इमिट कर रहा हूँ, अपने अपने जिस्म से हीट निकाल रहा हूँ, ऑटोमेटिकली निकल रही है, दैट इज रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद कंडक्शन क्या है, ये ठंडा है, ये ठंडा, मैंने इसके ऊपर हाथ लगा दिया, मैं गर्म हूँ, तो मेरी जो हीट है वो फ्लो होके इधर चली जाएगी। तो क्या हो गया, मैंने किसी चीज को हाथ लगाया तो थ्रो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या हो गया, कंडक्शन हो गई। उसके बाद है कन्वेक्शन, मैं भी जाके अब भी अगर बालकनी पे खड़ा हो जाता हूँ, हवा गुजरेगी तो मेरी हीट भी साथ ले जाएगी खुद, ठीक है ना। तो ये कन्वेंशन हो गया। उसके बाद एवोपरेशन, एवोपरेशन क्या है कि एवापोरेशन, एवापोरेशन ये है कि आप जो है आपके जिस्म के ऊपर जब आपका पानी पड़ा और वो वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है, तो हीट लॉस हो जाती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि वो कह रहे हैं कि एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से कैसे होती है और स्किन से कैसे होती है। स्किन से मैंने आपको बता दिया कि आपकी हीट जो है यहाँ से स्किन से जब एवापोरेशन होगी तो हो जाएगी। अब मजे की बात समझने वाली बात है, मजा आ जाएगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक से कैसे होगी भाई, रेस्पिरेटरी ट्रैक तो अंदर है, वहां से कैसे, कहां से हवा आ रही है, कहां से निकल के जा रहा है, नहीं पता ना, बोल रहा हूं। अभी गर्म फील हुआ मुझे ये, दिस इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक एवोपरेशन, या क्या हुआ, ये सांस निकल रहा है मेरी नाक से मुंह से, तो दिस इज क्या, ये आपका यहां से हीट जो है वो लॉस हो रही है सिंपली, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की ही ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, देखो भाई ये है मेरी स्किन, ठीक है, ये है मेरा हाइपोथैलेमस और ये है मेरी दोबारा स्किन। मेरी स्किन को लगी सर्दी, उसने कहा हाइपोथैलेमस भाई मुझे सर्दी लग रही है, हाइपोथैलेमस ने कहा क्या किया, रिस्पॉन्स दिया। क्या रिस्पॉन्स दिया था कि हीट को जो कंजर्व किया जाए, ठीक है। उसने क्या किया, वैसो कंस्ट्रिक्शन करा दी। वैसो कंस्ट्रिक्शन जब हुई, जब आपका ब्लड जो है वो कम हुआ आर्टरीज के अंदर, तो क्या हुआ, क्योंकि ब्लड के से भी आपकी हीट जो है वो लॉस हो रही होती है। जब ब्लड कम होगा, ब्लड पेरिफेरी में आएगा, तो आपकी हीट जो है वो लॉस कम होगी, तो आपको सर्दी जो है वो कम लगेगी, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपने पहले क्या किया, सेंसर्स क्या होते हैं स्किन में और कोर में, ठीक है। आपके स्किन और कोर में लोकेट होते हैं सेंसर, जो सेंस करते हैं कि आपका हीट ज्यादा लॉस हो रहा है, कम लॉस हो रहा है। फिर आपका हाइपोथैलेमस उसके अकॉर्डिंग हीट को जो है वो मेंटेन रखता है, और इफेक्टर सिस्टम के जरिए जो है आपकी हीट प्रोडक्शन को या हीट लॉस को मेंटेन रखता है, ठीक है। उसके बाद है बॉडी रिस्पॉन्स टू कोल्ड। अब एक पेशेंट है, उसको सर्दी लग रही है, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी सबसे पहले क्या करेगी, उसको शिवरिंग कराएगी ताकि उसकी हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हो। सर्दी लग रही है ना, हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हो। उसकी जो स्वेटिंग है उसको इनहिबिट कर देगी, उसको मतलब उसको स्वेटिंग इनहिबिट करेगी, जब ऑपरेशन नहीं होगी तो हीट क्या होगी, कंजर्व हो जाएगी। वैसो कंस्ट्रिक्शन कराएगी, ब्लड वेसल्स में ब्लड कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो आपका क्या होगा, ब्लड कम हुआ तो हीट प्रोडक्शन, हीट का जो लॉस है वो कम हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका सर्दी में आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स है। अब ये मैंने आपको बता दूं, बीएमएस बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ कैलोरीज योर बॉडी नीड्स टू मेंटेन बेसिक फंक्शन सच एज ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, रेगुलेशन, मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। एज, अब आपकी एज बढ़ती है तो फिर ये डिक्रीज हो जाता है। जेंडर के मतलब मेल का ज़्यादा होता है, मसल एक्टिविटी होगी तो ज़्यादा होगा। जेनेटिक्स भी इन्फ्लुएंस करते हैं, मेटाबॉलिज्म अगर ज़्यादा होगा तो आपको बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी जो है वो ज़्यादा होगा। ये बीएमआर निकालने का मैंने आपको तरीका यहाँ पे बता दिया, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। इससे आप अपना बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है इंक्रीज भी कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं बॉडी रिस्पॉन्स टू हीट। अब व्हेन द हाइपोथैलेमस डिटेक्ट्स एक्सेसिव हीट इट ट्रिगर्स कूलिंग मैकेनिज्म। अब आपके जिस्म में हीट ज़्यादा हो गई, भाई मुझे गर्मी लग गई, अब मुझे होगा क्या, जब मुझे गर्मी लग रही है तो क्या होता है, गर्मी अब आ रही है, रमज़ान भी साथ है, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा। सबसे पहले स्वेटिंग होगी, पसीना छूटेगा। पसीना क्यों छूट रहा है, ताकि जब वहां से एवोपरेशन हो तो मुझे कूलिंग इफेक्ट फील हो। हीट जो है वो रिलीज तो हो रही है, लेकिन मैं कूलिंग इफेक्ट फील करूं, मुझे ठंडा फील हो, ठीक है। अब गर्मी लग रही है, हीट है, तो आपने अब आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, आपको कूलिंग इफेक्ट फील करवा रही है। उसके बाद वैसोडिलेशन, ब्लड ज्यादा जा रहा है पेरिफेरी में, क्यों ज्यादा जा रहा है कि हीट निकालो भाई, गर्मी हो गई है बहुत ज्यादा, बाहर निकालो हीट को, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बिहेवियरल एडजस्टमेंट। बिहेवियरल एडजस्टमेंट ये है कि अगर आपको आप धूप में खड़े, आपको गर्मी लग रही है, तो आप ऑटोमेटिकली उठ के छांव में चले जाओगे, ये आपकी बिहेवियरल एडजस्टमेंट है। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग द बॉडी टेम्परेचर। सबसे पहले एज, बच्चों की जो स्किन होती है वो हाईली सेंसिटिव होती है, इस वजह से उनको जो है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनका टेम्परेचर उससे चेंज होता है, ये इफेक्ट करता है। चिल्ड्रन जो है उनका भी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है अनटिल पबर्टी। आपको पता है जो कहते हैं जवानी है, इसको सर्दी नहीं लगती, जवानी है ना, जवानी में इसको सर्दी नहीं लग रही। तो ये चीज़ होती है कि जब आपकी प्रॉपर आप पबर्टी पे आ गए हो तो आपके जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बहुत कम इफेक्ट करेगा। लेकिन आप जब सेंसिटिव हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, तब आपको बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है।
उसके बाद है डायurnal वेरिएशंस, ठीक है, या कार्डिक रिथम। ये क्या होता है? ये आपका इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपको बताता है कि आपका टेम्परेचर जो है वो सुबह 4 से 6 कम होता है और रात को 4 से 6 ज़्यादा होता है। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों ज़्यादा होता है भाई, ये क्यों होता है ऐसे। जब आप 4 से 6 सो रहे हो उस टाइम आपका एक तो आपकी बॉडी एट रेस्ट है, ठीक है, बॉडी रेस्ट है, एक्टिविटी जीरो है, मेटाबॉलिज्म बहुत कम है, तो क्या हो रहा है? आपका टेम्परेचर जो है लो होगा। 4 से 6 शाम को 4-5 बजे लोग खाना खा लेते हैं, मेटाबॉलिज्म हाई, बॉडी मैक्सिमम काम कर रही है, मेटाबॉलिज्म भी हाई, तो आपका हीलिंग जो आपका हीट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। एक्सरसाइज करेंगे तो तब भी आपका जो वो है हीट प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरोन जो है ड्यूरिंग सिक्रेशन ऑफ ओव्यूलेशन आपका 0.3 to 0.6% डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देते टेम्परेचर फीमेल्स का। अभी आपने एमसीक्यूज भी याद रखना, एमसीक्यूज आ सकता है। और यहाँ पे आप सवाल देखें, अभी मैंने जो आपको सवाल पढ़ा है ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप ये देखें 2016 में आया, 2017 में आया, 2021 में आया, 2023 में आया, 2023 में दोबारा आया, इतने दफा सवाल आया, तो आपने ये लाजमी याद रखना। उसके बाद ये कि आप देखें फीमेल के अंदर प्रोजेस्टेरोन जो है वो जाके हाइपोथैलेमस को कहता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ा। वो उसको पूछता है कि आप टेम्परेचर क्यों बढ़ाना चाह रहे हो? हाइपोथैलेमस कह रहा है कि क्यों बढ़ाना चाह रहे हो भाई? तो हाइपोथैलेमस को ये बताता है कि देखो एवोल्यूशन होनी है, बच्चा आना है, बच्चे को वार्म इन्वायरमेंट चाहिए, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो। कहता है चलो यार तेरे ऊपर तरस करते हैं और हम जो है वो 0.3 से 0.6 जो है वो टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ये इस तरह से ही काम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेस की। ड्यूरिंग स्ट्रेस जो है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कौन सा सिस्टम है ना आजकल टिकटॉक पे चला होता है सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब ये है कि सिस्टम में क्या होती है? लड़ाई होती है। वो जो एल्विश है ना उसने वो सिस्टम कहता है, तो उसने लड़ाई बहुत करता है वो। तो सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन होती है। क्या होती है? सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन होती है, ठीक है। फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन होती है, उसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, आपका फोकस बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपकी इंस्टिंक्ट इन्हांस हो जाते हैं, तो आपकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा यूज़ होगी, आपकी हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, आपका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट, हॉट इन्वायरमेंट है तो अल्टीमेटली सी बात है आपका हीट लॉस कम होगा, कोल्ड इन्वायरमेंट तो हीट लॉस ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर, तो ये इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाला लेक्चर समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आया है और मैंने जो जो बातें की हैं कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है, और इस तरह के लेक्चर अगर आपको चाहिए तो आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपने सर को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।